पृथ्वी कैसे बनी? कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास? तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सोलर सिस्टम में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस न खत्म होने वाला उबलता लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था, जिसकी गति 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी, जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, वो समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर जो आज पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों में निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकल के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। बिना पौधों के कहाँ से आई ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 मिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। 2 बिलियन साल तक ऑक्सीजन गैस का लेवल बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गईं और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया, और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमज़ोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गईं, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के साथ हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्लीय वर्षा की। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाले धरती को बर्फ़ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती पर परावर्तित हो जाती थीं और तापमान बढ़ नहीं पाता था। बर्फ और बढ़ती जा रही थी। धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखियों का फटना भी जारी था, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ़ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोख कर बर्फ़ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटे के हो चुके थे। बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची, तो वह भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन नाम की एक गैस का, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी, जिसने जीवन की शुरुआत को एक आधार दिया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफ़ी मोटी हो गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पानी में से पहली मछली टिकटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थीं। अभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहाँ के सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था। सागर गुलाबी होने लगा था। सब कुछ गायब हो चुका था। न पेड़ पौधे थे, न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बात गुलाबी सैलाब, गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन अगर कोई चीज़ बची थी
तो वो था सैलाब। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघलकर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीली थी। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में थी जिसमें उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों माटी फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, पेंगिया, जो कि एक पोल से दूसरे पोल तक फैला हुआ था। एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था, सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था और प्लूटो की गतिविधियों से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीप में बंट रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा क्षुद्र ग्रह मीन्स एस्ट्रॉयड 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती है। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सेपियंस, इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।